सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। इस देश की सियासत में एक शख्स है, नाम है उनका राहुल गांधी। राहुल गांधी देश के गांधी परिवार से आते हैं, गांधी नेहरू परिवार से आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर राहुल गांधी को निशाने पर रखती है और साथ साथ ये दावा भी करती है कि जब तक राहुल गांधी सियासत में सक्रिय रहेंगे तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के मददगार रहेंगे। राहुल गांधी के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य हो वो भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में रहता है और निशाने पर भी रहता है। राहुल गांधी अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, अपने दौरों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा रहती है उनकी वो रहती है उनके विदेश दौरों को लेकर। राहुल गांधी विदेश जाते हैं ये चर्चा का विषय होता है, क्योंकि जिस समय पर भी वो जाते हैं उसको लेकर सवाल उठते हैं और विदेश जाकर जो कुछ बोलते हैं वो भी आजकल बड़ा चर्चा में रहते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर है। इस बार वो अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका प्रवास के दौरान वह बोस्टन गए। बोस्टन जो जगह है वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अध्ययन के लिए जाते हैं। बड़ा पसंदीदा क्षेत्र है भारतीयों के लिए बोस्टन। और बोस्टन में राहुल गांधी ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अपनी टिप्पणियां दी। उन टिप्पणियों में नया कुछ नहीं था। ये आरोप राहुल गांधी पहले भी लगा चुके हैं। फरवरी में भी उन्होंने खुलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया और उसके नतीजों पर सवाली निशान उठाए थे, लेकिन अमेरिका में उन्होंने फिर से अपने आरोपों को दोहराया और अपने आरोपों के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि भारत का चुनाव आयोग सरकार के आगे सरेंडर कर चुका है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के संदर्भ में उनके दो मुख्य आरोप रहे कि एक, बड़े पैमाने पर नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए भाजपा को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, और दूसरा उनका कहना था कि जब मतदान हुआ तो 5:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे के बीच चुनाव आयोग ने तकरीबन 65 लाख वोट बढ़ा दिए। इतनी कम समय में इतने वोटों का गिरना संभव ही नहीं था। रात के 2 बजे तक कम से कम लाइनें लगनी चाहिए थी। और उनका यह भी कहना था कि जब हमने इसके वीडियो फुटेज मांगे तो उसके संदर्भ में फुटेज तो उपलब्ध कराया ही नहीं, भविष्य में भी उपलब्ध कराने की नौबत ना आए इसके लिए कानून भी बदल दिया। अब राहुल गांधी तो विदेश में बोल दिए, पर उस पर क्लेश देश के भीतर हो गया। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है ये कहते हुए कि राहुल गांधी का तो पसंदीदा काम है देश के संदर्भ में कुप्रचार करना दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर। वह देश विरोधी गतिविधियों में ही संलिप्त रहते हैं। देश के खिलाफ बोलना राहुल गांधी का पसंदीदा काम है। वही कांग्रेस का कहना यह है कि वो तो भारतीय प्रवासियों के बीच में थे, ये बात उन्होंने पहले भी बोली है और चुनाव आयोग के संदर्भ में ये आरोप वास्तविकता पर आधारित है। तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी के बयान के समर्थन में है। आदित्य ठाकरे जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने तो कह दिया कि चुनाव आयोग तो चलता ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। पर बहरहाल आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी देश के भीतर जो आक्रामक रुख रखते हैं सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में, विपक्ष में वही रुख इतना ज्यादा विवाद का विषय क्यों बन जाता है। राहुल गांधी का देश के चुनाव आयोग के संदर्भ में जो अविश्वास है वो कितना जायज और कितना नाजायज है। अगर चुनाव आयोग इतना ही पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है तो इस चुनाव आयोग के रहते हुए झारखंड, कर्नाटक या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार क्यों बन जाती है। अगर ये चुनाव आयोग भाजपा के कार्यालय से ही चलता है तो फिर तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में गैर भाजपाई सरकारें इतनी मजबूती के साथ सत्ता में क्यों दिखाई देती हैं। सवाल महत्वपूर्ण है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे परिचय कराएं और राजनीति के अंतर्गत इस दिलचस्प विषय पर कुछ दिलचस्प बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि बुद्धिमत्ता की कुंजी यही है, निरंतर और बार बार प्रश्न करना। क्योंकि संदेह करने से हम प्रश्न करने लगते हैं, प्रश्न करने से हम सत्य तक पहुंचते हैं। पीटर एवेलार्ड के द्वारा ये जो बात कही गई थी, क्या ये बात राहुल गांधी के जहन में बस गई है, इसीलिए राहुल गांधी ये बात लगातार कर रहे हैं?
ये बात को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी की पैरवी करने के लिए हमारे साथ हैं राहुल गांधी की दादी के साथ लंबा समय बिताने वाले प्रताप भानु शर्मा जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा विचारवान चेहरा है, बहुत वरिष्ठ सांसद वो रहे हैं। वह हमारे साथ इस चर्चा का काफी लंबे समय बाद हिस्सा बने। हमारे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, जिस चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है राहुल गांधी ने, उस चुनाव आयोग में उपचुनाव आयुक्त की बड़ी साहसिक भूमिका निभा चुके हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, वो हमारे साथ में हैं। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करेंगे, क्योंकि आपत्ति भाजपा को है। पर भाजपा की आपत्ति सुनो उससे पहले राहुल गांधी के बयान पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। क्या बोले हैं राहुल गांधी, उसका एक संक्षिप्त हिस्सा। In the Maharashtra assembly elections, then there are adults in Maharashtra. This is the fact. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refuse to give us the videography, they change the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. कि इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए। क्या हो गया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी? आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, विश्वग्राम है। देश के भीतर बोलो, देश के बाहर बोलो, बंद कमरे में बोलो, खुले मंच पर बोलो, जहां भी बोलो पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। आप इतने हड़बड़ा क्यों जाते हैं? और ये विदेश की धरती से राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया। इधर राहुल गांधी से डरते क्यों हैं भाई आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये कि इस बात में कोई संदेह नहीं, आप भारत में बोलें, भारत के बाहर बोलें, बात तो सब जगह पहुंचती है। परंतु साहब, बात कहां कही गई ये हमेशा महत्वपूर्ण होता है। एक ही बात आप मंदिर में कहें, वही बात आप किसी और स्थान पर कहें, एक ही कार्य आप एक स्थान पर करें, दूसरे स्थान पर करें, उसके अर्थ, भावार्थ, उस पर दुनिया का देखने का नजरिया वो अलग अलग हो सकता है, उसके संकेत, संदेश अलग अलग हो सकते हैं। राहुल गांधी जो अमेरिका में जाकर आज बोले, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भारत में भी यही सब करते रहते हैं, रोज हंसी का पात्र बनते रहते हैं। परंतु आज उन्होंने अमेरिका में जाकर एक फॉरेन लैंड पर विदेश में खड़े होकर उस भारत के जिसकी संसद में वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उस भारत के लोकतंत्र के एक बड़े स्तंभ, संविधान की रक्षा का भी जिसके हिस्से में जिम्मा है, उस चुनाव आयोग पर हमला बोला है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार बोला है, राहुल को आदत हो गई है, वो आदतन ऐसा करते हैं कि भारत से बाहर जाकर भारत के संवैधानिक इदारों पर, संस्थानों पर वो सवाल खड़े करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। और हमें आपत्ति केवल इतनी है कि वे ऐसा करते हैं तो अपनी हताशा में करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उसका जो ओवरऑल परिणाम होता है वो मेरे और राहुल गांधी के, मेरे और प्रताप भानु जी और डॉक्टर हिमांशु जी के भारतवर्ष की वैश्विक छवि पर धब्बा लगाने का पाप होता है। बड़ी कठोर टिप्पणी है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, लेकिन इस पाप में आप अपनी सहभागिता कितनी देखते हैं? चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। इस चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत हो, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी। एक निष्पक्ष संस्था के तौर पर चुनाव आयोग काम करे, इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश,
देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में चयन करने की बात थी। आपने देश के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। क्या आप नहीं मानते हैं कि आपने चुनाव आयोग की निष्पक्षता के संदर्भ में जो ये कदम उठाया मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर देने का, उसने राहुल गांधी को मौका दे दिया सवाल उठाने का? इस पर चौहान साहब कोई नजरिया? मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए, हमने इस देश के संवैधानिक संस्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए हैं और चुनाव आयोग समेत संवैधानिक इदारों पर संकट राहुल बाबा, उनके पिताश्री, उनकी दादी, उनके जमाने में संकट ना आया हो, ऐसा तो नहीं है। ये जो नैरेटिव, फेक नैरेटिव चलता है कि संविधान के द्वारा संचालित इदारे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, मुझे तो इस पर आपत्ति है। नहीं, आपकी आपत्ति तो ठीक है चौहान साहब, लेकिन मेरे सवाल को आपके तार्किक उत्तर का इंतजार है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी किस तरीके से निष्पक्षता को प्रभावित करती, ये थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं। अगर चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी रहती तो इससे जनता का, दुनिया का चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर भरोसा बढ़ता या घटता, इस पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान का कोई नजरिया है? हिमांशु द्विवेदी, उनकी वहां उपस्थिति के बिना क्या वो कॉम्प्रोमाइज हो गया? और उनके वहां आ जाने के बाद राहुल गांधी मान जाने वाले थे क्या? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की स्थिति मैं आपको बताता हूं, उनको आप बताइए, समझाइए, तर्क से बात करिए। यहां हमारे यहां हरियाणा पंजाब में कहावत चलती है कि तुहाडी गल सिर मत्थे परनाड़ा उत्थे दा उत्थे। इनको चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता, अपनी प्रामाणिकता, अपने दुरुस्त, चुस्त और मुस्तैद होने के लगातार प्रमाण दिए। चिट्ठियां दे देकर, बुला बुलाकर कहा कि अगर कहीं गड़बड़ आप प्रमाणित कर देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। हर इनके उठाए हुए प्रश्न का उत्तर दिया, उसके बावजूद मान गए क्या? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आपने तय कर रखा हो कि आप अपनी हताशा के पहाड़ पर चढ़कर सारी दुनिया में दोष देखेंगे, तो तब आपको कोई नहीं समझा सकता। मुझे ये आपत्ति है केवल राहुल गांधी के ये आपत्ति है। दुनिया के मंचों पर जाकर क्यों भारत के संदर्भ में ऐसा प्रलाप करते हैं, ऐसी ओछी टिप्पणियां करते हैं, ऐसी आपत्तियां जताते हैं? प्रताप भानु शर्मा जी हमें शायद बता सकें, उनकी पोते की उम्र के नहीं सही, बेटे की उम्र के तो हैं ही राहुल गांधी। ऐसा क्यों करते हैं भाई राहुल गांधी? देश में मंच तो ठीक ठाक ही मिल जाते हैं, ये विदेश जाकर ही बोल के अपने आप को और अपनी पार्टी को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं राहुल गांधी? प्रताप भानु जी, आप समझ पाते हैं क्या? और समझ पाते हैं तो थोड़ा हमको भी समझाए ना। तो आपने समझ लिया है हिमांशु जी, और जो मूल सवाल आपने वीरेंद्र चौहान जी के सामने रखा कि निष्पक्षता की मिसाल जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उसमें रखते चुनाव आयोग, पूरे बात तक राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, पिछले 6 महीने से लगातार महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से भी, वो बिल्कुल उनका कोई जवाब ना तो चुनाव आयोग ने दिया है, ना भारत की सरकार ने दिया है, और ना ही किसी और वैधानिक संस्था ने उन बातों। कैसे 65 लाख वोट 2 घंटे के अंदर कास्ट कर दिए गए, कैसे क्लोजिंग जब वोटिंग हुई 6 बजे और 12 बजे जो रिजल्ट आए, दोनों में क्यों संख्या में परिवर्तन है। वोटर लिस्ट की फाइनल सूची जो बढ़ाए थे 40 लाख वोट 5 महीने के अंदर, वो राहुल गांधी ने संसद के अंदर मांगी, संसद के बाहर मांगी, पब्लिक डोमेन में पत्रकारों ने उस चीज को उठाया। इसके बाद यदि वही बात वहां पर अमेरिका में जाकर कह रहे हैं तो इन्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? ये उस बात को, निष्पक्षता को क्यों नहीं कायम कर पाए? चुनाव आयोग को क्यों अपना वो क्या? अरे प्रधानमंत्री जी एक बात बताओ, देश में राहुल गांधी बोलते हैं तो ये बात समझ में आती है कि भाई वो देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, देश की जनता के बीच में अपना समर्थन चाहते हैं, देश में जो सरकार है उसके खिलाफ वातावरण बनाना चाहते हैं। बात समझ में आती है, भाई वो हमारा वोटर है, इनके लिए हम काम कर रहे हैं।
ये विदेश में जाके प्रलाप की क्या वजह रहती है? वहां से कोई फंडिंग वंडिंग रहती है? वहां से कोई समर्थन की उम्मीद है? क्या ट्रंप से हस्तक्षेप की उम्मीद है? क्योंकि राहुल गांधी के पहले भी बयान आए हैं कि आप लोग हस्तक्षेप करिए, इसलिए जाते। इस देश की जनता पे भरोसा नहीं है आपके नेता का? देश की जनता पर पूरा भरोसा है, और ये मुद्दा जो फर्जी वोटिंग का और चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े का उठाया है, ये जनता के मूलभूत अधिकार वाला मुद्दा है, जिसके एक एक वोट देने का अधिकार संविधान में एक एक नागरिक को दिया है। और जिस तरह से फ्रॉड करके फर्जी वोटर बढ़ा के, ये क्या मामूली मुद्दा है? दुनिया में भारतवर्ष सिर्फ एकमात्र देश होगा जहां इस तरह ईवीएम का दुरुपयोग करके और 2 घंटे 4 घंटे में वोटों को बढ़वाकर एक फर्जी सरकार बनाकर महाराष्ट्र में खड़ी कर दी। यदि किसी भी फोरम पे उठाया जाता है तो क्या बुरा है? और प्रधानमंत्री क्या, जब मेडिसन स्क्वायर, प्रताप भानु जी, आप थोड़ा इसमें रोशनी दो ना हमें। जैसे वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने हमें उत्तर नहीं दिया कि मुख्य न्यायाधीश को क्यों नहीं रखा, वैसे ही आप भी हमें उत्तर नहीं दे रहे हो कि अमेरिका से क्या उम्मीद रखकर राहुल गांधी वहां बोल रहे हैं। ट्रंप हस्तक्षेप करें, एलन मस्क हस्तक्षेप करें, या वो वेन से भारत यात्रा पर आए हैं वो कुछ खेल कर दें, क्या ऐसी कोई अपेक्षा आपकी है कि जैसे आरोप है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अमेरिका ने बहुत कुछ करा दिया, आपको भी लगता है ऐसा कुछ हमारे यहां पर भी हो जाए? राहुल गांधी इस उम्मीद से विदेश में दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये बात की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी थी, जब मेडिसन स्क्वायर में कहा था 70 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। जापान में कहा था कि हमें शर्म आती है कि हमने भारत में जन्म लिया। क्या कहा था कनाडा में, क्या कहा था बेल्जियम में, क्या कहा था क्या सियोल में, ये बहुत सारे, बांग्लादेश में क्या कहा। माने इस तरह की बातों की शुरुआत वहां पर जाकर किसने करी? प्रधानमंत्री ने। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि राहुल गांधी के रोल मॉडल नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं, अब राहुल गांधी वही करके नरेंद्र मोदी बन जाना चाहते हैं, ऐसा? यदि किसी ने शुरू किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। यदि नरेंद्र मोदी अमेरिका की जमीन पे जाकर भारत को गाली देते हैं, भारत की राजनीति को कोसते हैं, तो वो कुछ नहीं, उसमें कोई सवाल नहीं है। यदि ये जापान में वो कहते हैं कि हमें भारत की भूमि पर जन्म लेने में शर्म आती है। प्रताप भानु जी, मेरे सवाल को सुनेंगे कृपया आप? राहुल गांधी ने यदि अमेरिका में जाके भारतीय मूल के लोगों के बीच में ये कह दिया, प्रताप भानु जी, क्या मेरे सवाल को आप सुनना चाहेंगे? कर रहा है, तो ये बात तो जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है ये चीज। आपको आज नहीं, आज तो 4 महीने पहले। अरे प्रताप भानु जी, मेरे सवाल को कृपया सुनना चाहेंगे आप वही बात बार बार दोहराए। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपका आरोप है कि शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में बोले, जापान में बोले, बेल्जियम में बोले, कनाडा में बोले, बांग्लादेश में बोले। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि 11 साल बाद ही सही, क्या राहुल गांधी के रोल मॉडल नरेंद्र मोदी हो गए हैं? जो नरेंद्र मोदी करते थे वही राहुल गांधी करेंगे? क्या आपके नेता की हसरत जा गई है कि उन्हें नरेंद्र मोदी होना है? क्योंकि आपने दलील यही दी, शुरुआत किसने की? तो क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी को छोड़, इंदिरा गांधी को छोड़, नेहरू जी को छोड़ अब नरेंद्र मोदी का अनुसरण करने के लिए तत्पर हो गए? ये मेरा सवाल है प्रताप भानु जी, थोड़ा उत्तर दीजिए ना। मैं जवाब देता हूं आपका। जब महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई शुरू करी थी तो भारत भूमि पे भी थी, दुनिया में भी थी, यूरोप में भी थी, हर जगह भारत की आजादी की बात करते थे। और राहुल गांधी के रोल मॉडल महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सभी उनके रोल मॉडल हैं। और सत्यमेव जयते, यदि ये भारतवर्ष का और भारत के कैरेक्टर का एक हमारा मूल मंत्र है, तो सत्य जहां भी कहा जाएगा, किसी को भी मिर्चें लग रही हो, किसी को भी बुराई लग रही हो, पर सच में कोई काट नहीं है, सच को बोलना चाहिए। सच हर जगह ही बोला जाएगा, ये कहना है प्रताप भानु का। मुझे आना है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास, लेकिन संक्षिप्त हस्तक्षेप डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का सुन लेते हैं। जी वीरेंद्र जी। मुझे सिर्फ इतना कहना है, अपना देश, उसके संस्थान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी थोड़ी चिंता राहुल गांधी को भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बोला, वो बोला, ये बोला। प्रताप भानु जी, क्या बताएंगे, क्या उन्होंने कभी भारत के प्रजातंत्र को गाली दी थी? क्या भारत के संविधान को कोसा था? क्या भारत के चुनाव आयोग को
कॉम्प्रोमाइज वीरेन जी, आपको स्मरण नहीं है, चाहेंगे तो वो बाइट चलवा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, लोग सोचते थे भारत कोई देश है पैदा होने के लायक, ये बयान दिया था, याद रखिएगा। पर मुझे अभी जाना है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास, और आलोक शुक्ला जी से ये जानना चाहता हूं कि 3 आरोपों पर आपकी दृष्टि चाहिए आलोक शुक्ला साहब। एक, क्या वाकई चुनाव आयोग दबाव में काम करता है? आप तो उसका हिस्सा रहे हैं, पहला। दूसरा, आपसे जानना चाहते हैं कि इन 2 विषयों पर कोई आपके तरफ से स्पष्टता आ सकती है? पहला, कि 2 घंटे में 65 लाख वोट बढ़ा दिए गए, डाले गए, बताए गए, ये आरोप और तथ्य के संदर्भ में आपके पास कोई स्पष्टता? एक। और दूसरा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर से बढ़ा दिए गए, यह आरोप लगातार लगाया जा रहा है। क्या इसकी वास्तविकता के संदर्भ में आपके पास कोई तथ्य हैं? इस पर आपसे रोशनी। हिमांशु जी, आपने जो पहला सवाल किया है उस पर पहले बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग आमतौर पे दबाव में काम नहीं करता है, लेकिन एक बहुत विचित्र सी चीज अभी देखने को मिल रही है जो पहले कम से कम मैंने नहीं देखी। जब भी, ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग पे आरोप अब लग रहे हैं, चुनाव आयोग पे आरोप हमेशा लगते थे। जो भी हारता था वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाता था, विपक्षी दल अक्सर चुनाव आयोग पे आरोप लगाते थे। और जो ये विदेश में बात करने की बात हो रही है, राहुल गांधी जी की बात तो चलिए ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे याद है उस समय जब मैं वहां था, कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की घोर विरोधी थी, और उनके प्रवक्ता रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, बड़े नेता हैं, उन्होंने किताब लिखी थी ईवीएम्स डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसका कि फॉरवर्ड लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखा था। उसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी सेमिनार वॉशिंगटन में हुई थी, जिसमें जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने जाके वॉशिंगटन में ईवीएम के खिलाफ 3 घंटे भाषण दिया था, जिसको मैंने सुना था। तो वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हमेशा ये होता था कि जब चुनाव आयोग पे आरोप लगते थे तो उसका जवाब चुनाव आयोग देता था। ये मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि रूलिंग पार्टी जवाब देती है, चुनाव आयोग चुप रहता है। ये थोड़ा विचित्र सी चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा होता कि आज के आपके शो पे कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के कोई ऑफिसर आकर के चुनाव आयोग का पक्ष रखते। रूलिंग पार्टी चुनाव आयोग का पक्ष यदि रखेगी तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन परसेप्शन की बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप ये बताइए, क्या रूलिंग पार्टी जाकर सुप्रीम कोर्ट का बचाव करती है क्या? तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के बराबर हमारी संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को किसी के विपक्षी दल या सरकार के समर्थन की जरूरत नहीं है, उनको खुद अपने बारे में बात करनी चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो बताएं तो बेहतर होगा। ये मैं पहली चीज कहना चाहता हूं। जी, जहां तक सवाल आखिरी के घंटों में वोट बढ़ जाने का है, उसका तो बड़ा सिंपल सा स्पष्टीकरण है। देखिए क्या है कि ये जो वोटिंग का डेटा है, ये डेटा थोड़ा लेट आ रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे फील्ड में ऑफिसर हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उन पर थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है कि वो डेटा को टाइमली भेजें। ये तो संभव ही नहीं है कि इतने ज्यादा वोट आखिरी के 1-1.5 घंटे में पड़ जाएं, तो वो पड़े भी नहीं होंगे। पर हुआ ये होगा कि जो डेटा शाम को 5 बजे बताया गया है, वो डेटा शाम को 5 बजे का डेटा नहीं होगा, वो डेटा होगा शाम को 2 बजे का या 3 बजे का, और उसके बाद उसको बाद में अपडेट किया गया। ये थोड़ी सी, और देखिए आजकल जमाना इंटरनेट का है, आजकल जमाना एआई का है, आजकल जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। मैंने तो एक सुझाव ये अपने वीडियो में भी दिया था एक बार यूट्यूब पर, कि बहुत ही सिंपल सी चीज है, चुनाव आयोग को एक ऐप बनानी चाहिए जिसमें हर घंटे की वोटिंग का डेटा हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग स्टेशन से डाल दे। चुनाव आयोग इलेक्शन की वेबकास्टिंग कराता है कि आप लाइव चुनाव पोलिंग देख सकते हैं कहीं से भी, तो वहां से क्यों नहीं डाला जा सकता? और आप ये भी जानते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होती है तो उस समय जितने लोग पोलिंग स्टेशन के कैंपस के अंदर होते हैं उनको उल्टे क्रम से एक पर्ची दी जाती है, वही लोग वोट डाल सकते हैं, उसके अलावा दूसरे लोग वोट नहीं डाल सकते। क्यों ना ऐसा किया जाए कि शाम को 5 बजे कितने लोग लाइन में खड़े हैं अभी,
उसका डेटा भी शाम को 5 बजे दे दिया जाए, तो मालूम होगा कि साहब अब इतने लोगों ने वोट डाला, इतने लोग वोट डालने के लिए बचे हुए हैं। तो कहीं पे थोड़ी सी चुनाव आयोग, मैं आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आयोग के अधिकारियों की थोड़ी लैक्सिटी है। पहले ऐसा होता था कि 1-2% वोटिंग डेटा थोड़ा बढ़ता था, थोड़ा बहुत देर से आता था, और मैं बात कर रहा हूं आज से 10 साल 12 साल पुरानी, जब मैं वहां था। अब तो इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की हो चुकी है, ये डेटा समय से ना आना जो है, ये कायदे से चुनाव आयोग को स्वीकार करना नहीं चाहिए, और 2-4 अफसरों को थोड़ा उनको चमकाना चाहिए, सजा देनी चाहिए। ये मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। जी, तीसरी बात जो आपने पूछी थी, वोट बहुत ज्यादा बढ़ गए, वोटर्स। तो ये शिकायतें आती रहती। चलिए, आप शायद कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी का ये आरोप है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 5 महीने का ही अंतराल रहा, और इस 5 महीने के अंतराल में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में तकरीबन 39 लाख वोटर्स बढ़ गए महज 5 वर्ष की अवधि में। यह आरोप तथ्य की कसौटी पर कितना खरा है और यह संख्या कितनी अस्वाभाविक है आपके दीर्घकालिक प्रशासनिक अनुभव के अनुसार? जहां तक वोटर की संख्या बढ़ने का सवाल है, मैंने स्वयं उस डेटा को नहीं देखा है, लेकिन वो तो इजीली वेरीफाइड है। आराम से इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि कितने लोग पहले थे और कितने वोटर बाद में बढ़े। लेकिन बड़ी संख्या में वोटर बढ़ने का जो प्रमुख कारण मुझे लगता है वो शायद ये है कि बहुत बड़ी संख्या में बॉम्बे और उसके आसपास में बाहर के लोग आते हैं, और बाहर के जैसे उत्तर प्रदेश के आते हैं, बिहार के आते हैं, हरियाणा, बहुत जगह के लोग वहां आते हैं और वहां आकर के अपना काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं। संभव है कि उन लोगों के नाम जोड़े गए हों, लेकिन ये सब बातें फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना पता करना संभव नहीं है। हमारे देश में इस बात का कोई वो कानून नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं अपने पोलिंग स्टेशन से बाहर है तो वो पोस्टल बैलेट से या किसी दूसरे प्रकार से वोटिंग कर सकता है। उसको वहीं पर वोटिंग करनी पड़ेगी जहां पर वो है। तो जब विधानसभा चुनाव है उसमें तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। जो आलोक शुक्ला साहब, थोड़ा आरोप की गंभीरता पर जाइए। आरोप की गंभीरता यह है कि 5 साल का जो अंतराल था महाराष्ट्र में, उसमें कुल वोटर्स की संख्या में इजाफा होता है लोकसभा चुनाव के दौरान तक 30 लाख का, और 5 महीने में ही वोटर्स बढ़ जाते हैं 39 लाख। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल इस वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी को अस्वाभाविक करार देते हैं, षड्यंत्र करार देते हैं, और सत्तारूढ़ दल की जीत को इसके साथ जोड़ते हुए खारिज कर देते हैं। आपसे बतौर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व उपचुनाव आयुक्त जानना चाहते हैं कि क्या वोटर्स की संख्या में कम अवधि में इतना बड़ा इजाफा किसी षड्यंत्र के तहत हो सकता है, या एक सामान्य सी बात है जिसको असामान्य बताने की चेष्टा विपक्षी दल कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, होता यह है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो लोगों का इंटरेस्ट जागता है और उस समय ज्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए चुनाव के आसपास संख्या बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारे लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि कुछ फर्जी नामों को जोड़ें, पर इलेक्शन कमीशन को कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम आधार के साथ जोड़ दें किसी उसको, जो कि बहुत दिनों से इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रही है कि इलेक्टरल जो वोटर लिस्ट है उसमें आप आधार नंबर डालना कंपलसरी कर दीजिए, तो डबल रजिस्ट्रेशन होने की संभावना बचेगी ही नहीं। कोई ना कोई बायोमेट्रिक तरीका अपनाना चाहिए, तो ये सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। कोई ना कोई एक बेहतर मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, इसकी जरूरत आलोक शुक्ला जी महसूस करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी? मैं इसमें ये कह रहा हूं, देखिए जो शुक्ला जी ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोग को बोलना चाहिए, मैं निश्चित तौर पर, निजी तौर पर भी, और मैं समझता हूं पार्टी के नाते भी, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब चुनाव आयोग से कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या हमारा कोई विरोधी दल हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई सवाल उस पर उठाती है, तो संवैधानिक इदारा होने के नाते चुनाव आयोग को ही उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग जवाब नहीं देता? मुझे आपने बुलाया है यहां बात करने के लिए, मैं
चुनाव आयोग पर जब अनाप शनाप सवाल उठ रहे होंगे तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको डिफेंड करूं जहां तक मुझे समझ में आता है। लेकिन मैं ये कहने के लिए बैठा हूं आपके साथ में, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, भारत के निर्वाचन आयोग पर जब जब किसी ने कोई सवाल उठाया, और चलिए यूं कहते हैं कि जब जब कांग्रेस और उसके मित्रों ने उसकी प्रामाणिकता पर, ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, भारत के निर्वाचन आयोग को मैंने, आपने एक एक सवाल का सार्वजनिक उत्तर देते हुए देखा है, सुना है। जब ईवीएम पर सवाल उठे तो 2 दिन, शायद 2 दिन के लिए खुला सेशन आयोजित किया था। आओ, जिसमें हिम्मत है वो साबित करो कि ईवीएम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कोई आया क्या? नरसिम्हा जी को भेजिएगा ना आपने, जीएल नरसिम्हा राव क्या नाम है उनका, उन्होंने बताया था ईवीएम के साथ में कितनी दिक्कतें हैं। वो आडवाणी जी से भी पूछ लीजिएगा, तबियत तो उनकी ठीक नहीं रहती है, पर 2009 में भाजपा की पराजय के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय सम्माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी भी शामिल थे। विषयांतर हो जाएगा, लेकिन अभी हम प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। और प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, राहुल गांधी आईपीएल के इस दौर में एक बार फिर हिट विकेट होने की कोशिश में है या सेंचुरी लगा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या किया है राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर? देखिए हिमांशु जी, पहले जब राहुल गांधी विदेश में बोलते थे तो कांग्रेस के लोग ही कहते थे वो सही हैं, कोई उनके समर्थन में नहीं आता था। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है, आदित्य ठाकरे समर्थन में, क्योंकि वो भी वही पीड़ा झेल रहे हैं। भाई आरजेडी समर्थन में है, क्योंकि वो भी वही पीड़ा झेल चुका है। भाई समाजवादी पार्टी समर्थन में है, क्योंकि वो भी वही पीड़ा झेल चुकी है। तो ये समर्थन बढ़ा है, अकेले नहीं बल्कि उनके पास, उनके साथ, उनकी आवाज में बोलने वाले लोगों की, दलों की संख्या बढ़ी है। इसलिए मेरा कहना है कि आपका जो प्रश्न है कि राहुल गांधी अकेले हैं, तो मैं देखता हूं कि उनका समर्थन बढ़ा है। लेकिन इससे आगे बहुत सारी बातें चर्चा में आई हैं। उस पर अगर हम ये बोलना चाहें कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर बोल रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर चुप्पी आपत्तिजनक है, उस पर जवाब नहीं आना आपत्तिजनक है। जहां तक विदेश की बात है, आप बताइए, देश में रहते हुए क्या, जब नूपुर शर्मा ने कुछ बात कही थी, देश का नाम दुनिया में बदनाम हो रहा था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, तो अपनी धरती से तो पूरी दुनिया को में भारत का नाम बदनाम हो सकता है, ऐसे उदाहरण भी हैं। और अपनी धरती से बाहर भी कोई बोले तो बदनाम हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तथ्यों को रखना, तथ्य तो चीख चीख कर किसी को नेक नामी और बदनामी दोनों देते हैं। अगर भारत हंगर इंडेक्स में पिछड़ा है या दूसरे तमाम मानकों में पिछड़ा है तो बदनाम होगा। भारत अगर बिजनेस ऑफ इज डूइंग, जो क्या वर्ड है, उसमें अगर आगे है तो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग ना, तो उसमें वो नाम होगा। तो इस तरीके से तथ्य बोलते हैं। अब चुनाव आयोग से जो सवाल हैं, वीरेंद्र जी थोड़ा रुके ना, प्रेम जी को भी सुन लेते हैं। वो जो सवाल हैं, जैसे अभी 39 लाख वोटर्स बढ़ने की बात आई जी, ये पहले 47 लाख था फिगर। चुनाव आयोग के सामने जब कांग्रेस का और अपोजिशन का डेलीगेशन गया था तो चुनाव आयोग ने माना कि ये 47 नहीं 39 है। तो इसलिए तथ्य है, ये आरोप नहीं है कि 39 लाख बढ़े 5 महीने में। बहुत कारण होते हैं वोटरों की संख्या बढ़ने, लेकिन 5 महीने में 39 लाख वोटर देश में पहली बार बढ़े। 5 साल में 30-32 लाख बढ़े थे। इसलिए सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव में जितने वोट मिले थे उतने ही वोट लोकसभा चुनाव में मिले थे, लगभग बराबर है। लेकिन विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का सफाया हो गया और उसके विरोधी महायुति को कुछ अतिरिक्त वोट जिसकी चर्चा हो रही है, संभवतः वही कारण है कि उनको 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट मिला और क्लीन स्वीप हो गया। तो ये जो चमत्कार है जिसमें कि 5 बजे के बाद वोटिंग होना,
और बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग होना, जिसको मिनटों में राहुल गांधी ने बताया कि अगर देखा जाए तो रात के 2 बजे तक वोटिंग होनी चाहिए थी। इसका जवाब तो कोई देगा। अगर जवाब नहीं आएगा तो ये तथ्य चीख चीख कर भारत को और चुनाव की प्रक्रिया को दुनिया में बदनाम कर रहे होंगे और कर रहे हैं। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग ने समय समय पर जवाब नहीं दिया है, इसीलिए यह सवाल है। वो आपका ईवीएम 99% तक रिचार्ज हो जाता है, इसका जवाब क्या चुनाव आयोग ने दिया? भाई 11 दिन के बाद लोकसभा के समय में वोट का आंकड़ा बताया गया, इसका क्या चुनाव आयोग ने जवाब दिया? भाई जिस दिन वोटिंग हो गई लोकसभा चुनाव की, उसके अगले दिन आखिरी चरण का वोटिंग बताया गया कि कितना वोट हुआ, कितनी महिलाएं थी और कितना, अरे वोटिंग हो गई, रिजल्ट आ गया, अब आप आंकड़े दे रहे हो, तो इसका क्या जवाब देंगे? बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता रहा है। और ये बात सही है कि चुनाव आयोग के बिहाफ में सत्ताधारी दल जवाब देता है। तो ये प्रेम कुमार जी एक बार बताइए, ये सत्ताधारी दल जवाब क्यों दे रहा है, ये सवाल डॉक्टर आलोक शुक्ला ने भी उठाया, पर जब आरोप सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल को निशाने पर रखकर हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए है, तो आप क्या चाहते हैं? भाजपा मौन रहे, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान को मौन बने रहना चाहिए और मौन स्वीकृति लक्षणम इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए? आप वीरेंद्र चौहान जी से ऐसे मौन की अपेक्षा क्यों करना चाहते हैं प्रेम जी? देखिए, अपेक्षा हिमांशु जी ये होती है कि चुनाव आयोग जवाब दे। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है और सिर्फ सत्ता पक्ष बोलता है, तो दोनों बातें जुड़ती हैं। एक तो वो जो आपने भी प्रश्न उठाया कि चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त तय करने का जो तरीका था, उसमें बदलाव हुए, संशोधन हुए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर किया गया। तो और आज की स्थिति ये है, हमने देखा है कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जो 3 सदस्य में से एक सदस्य नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि आप इंतजार कर लीजिए, लेकिन फिर भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 में 2 सदस्य मिलकर कर लेते हैं। तब जब चुनाव आयोग का जो पूरा ढांचा है वही सत्ता से प्रभावित हो गया, तो फिर आरोप लगाने की क्या जरूरत है? तो तथ्य हो गया ना कि सत्ता में जो है वो तय करेगा। अब चुनाव आयोग पे फिर से वीरेंद्र चौहान जी के पास जाते, लेकिन एक टिप्पणी आपसे चाहिए जिस पर हमने शुरू में बात की थी। भाजपा एक इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करती है राहुल गांधी के बयानों के आधार पर कि उन्हें देश की खिलाफत करना विदेशों में बहुत भाता है, और इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि मूलतः राहुल गांधी, जिनकी मां भारतीय मूल की नहीं है, वो मूलतः भारत से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए भारत विरोधी बातें करते हैं। इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि है प्रेम जी? देखिए, मुझे इस प्रश्न से याद आता है, मैं तब मैट्रिक में पढ़ रहा होता था, संजय दत्त के लिए यह सवाल होता था कि इनकी मम्मी ये और पापा ये, और इनसे देश की निष्ठा से अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है। ऐसे सवाल भी होते थे, लगभग वही सवाल आज घूम फिर करके आ रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, अब क्या उनका समर्थन आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे से भी ये सवाल होंगे क्या? देश के अलग अलग पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं, तो उनसे भी सवाल होंगे क्या? इसलिए मैंने कहा कि स्थिति बदली है, स्थिति बदली है, ये कहना है प्रेम कुमार जी का। और राहुल गांधी की बातों के लिए समर्थन में आवाजें पूरे देश से उठ रही हैं। क्या कहते हैं वीरेंद्र चौहान जी? राहुल गांधी को जितना आप खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी की स्वीकृति का दायरा उतना ही बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग के तौर तरीके उनकी मदद कर रहे हैं। गांधी को खारिज करने के लिए वीरेंद्र सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी स्वयं को खारिज करने के मोड और मुद्रा में काम करते रहे हैं। राहुल गांधी विदेशी चंदे पर और विदेशियों की इच्छा के अनुसार नैरेटिव बनाने के लिए बार बार बीच बीच में विदेश जाते हैं, और जो उन्होंने चंदा ले रखा होता है एक तरह से उसको जस्टिफाई करके आते हैं भारत विरोधी ताकतों के सम्मुख। मैं ये कह रहा हूं, प्रेम जी की बात विचित्र लगी मुझे। आपकी राय का सम्मान करता हूं, लेकिन प्रेम जी जब ये कहते हैं कि राहुल के समर्थन का दायरा बढ़ रहा है, आदित्य भी साथ में है, आरजेडी भी साथ में है, एसपी भी साथ में, साहब
ये तथ्यों पर, तर्कों पर साथ नहीं है, ये हार के साझीदार हैं। ये नकारे जाने के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने, क्योंकि ये हारे हुए हैं, नकारे हुए हैं, इसलिए एक नैया के सवार हैं। इसमें राहुल की उपलब्धि कहां है? ये तो जनता ने इनको नकारा हुआ है, सीधी सपाट बात है। और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि हमारे विपक्षियों ने, कोई भी राजनीतिक दल हो, जिन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आज तक कहीं भी कोई सवाल उठाया, मैंने और डॉक्टर हिमांशु जी, आप भी इस बात के साक्षी होंगे, ईमानदारी से अगर आप कहेंगे, चुनाव आयोग ने अदालत से लेकर के और प्रेस के सामने आने तक और सीधे तौर पर सवाल करने वालों को कई कई सौ, कई कई हजार पन्नों में उनके सवालों के उत्तर दिए हैं। लेकिन उत्तर सुनेगा तो वो जिसका मन डेमोक्रेटिकली ओपन होगा जवाब सुनने के लिए। जब आपने तय कर रखा है कि मैंने सच को स्वीकार करना नहीं, मुझे तो केवल और केवल भारत विरोधी नैरेटिव बनाना है, तो फिर आयोग कुछ भी कर ले, भाजपा आयोग कुछ भी कर ले, भाजपा कुछ भी कर ले, तो भी कुछ नहीं होता था। लेकिन एक मूलभूत प्रश्न है मेरा, सम्मान्य प्रताप भानु जी, अगर सब कुछ चुनाव आयोग के द्वारा सेट है, तो ऐसे सेट चुनाव आयोग के दौर में झारखंड में सरकार कैसे बन जाती है? सब कुछ सेट है, इसके बावजूद भी तेलंगाना में आप सरकार बना ले जाते हो। सब कुछ सेट चल रहा है और कर्नाटक में भाजपा अपदस्थ हो जाती है सत्ता से। ये कैसा सेटिंग है, इस पर थोड़ा बताओ ना आप। क्योंकि उन राज्यों में इनकी सेटिंग चल नहीं पाई हिमांशु जी, इसलिए क्योंकि वहां का प्रशासन इनके दबाव में, चुनाव आयोग के मैनिपुलेशन में भागीदार नहीं बना। जहां इनकी सरकारें थी या जहां इनको लगता था कि इनकी इस चुनाव में उनकी सरकार महाराष्ट्र में या हरियाणा में या अन्य जगह नहीं बनेगी, वहां इन्होंने वो प्लानिंग करके, होमवर्क करके एक तरह से ये भ्रष्ट आचरण का काम किया है। और आज तक जिसका कहा प्रेम कुमार जी ने भी कहा, शुक्ला जी ने भी कहा कि चुनाव आयोग को इनको जवाब देना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने संसद के अंदर ये बार बार पूछा कि 39 लाख 40 लाख 39 लाख वोट जो पड़े हैं वो मतदाता सूची तो दे दो, वो कौन है, वो घोस्ट वोटर कहां से आ गए और कैसे बढ़ गए 5 महीने के अंदर? 65 लाख लोगों ने वोट डाल दिए 2 घंटे में, वो कैसे हो गया? हमारे शुक्ला जी ने कहा कि आजकल बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, आजकल डिजिटल युग है, आजकल इंटरनेट का युग है। जिले का निर्वाचन अधिकारी हर आधे घंटे में अपडेट करता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को। बताइए आप, इतना अधिक आधुनिक संचार व्यवस्था होने के बाद 6 घंटे 8 घंटे के बाद 40 लाख वोट बढ़ जाए, 65 लाख वोट बढ़ जाए, ये तो एक फ्रॉड, आश्चर्य की बात है। आलोक शुक्ला साहब, आप तो काफी पढ़ते लिखते हैं। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी ये सवाल उठे थे कि जितने वोट डाले गए, बताए गए थे, गिनती में वोटों का टोटल उससे ज्यादा निकल कर आया था। कई सीटों के संदर्भ में ये कहानी आई थी। इस पर थोड़ा आप रोशनी देंगे, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें तो मैं सत्यता नहीं मानता हिमांशु जी, क्योंकि देखिए, एक बैलेट पेपर अकाउंट बनता है जिसको फॉर्म 17C बोलते हैं। ये फॉर्म 17C जो है वो पोलिंग के दिन जब पोलिंग खत्म होती है तो हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को उसकी कॉपी दी जाती है, और जब काउंटिंग होती है तो पहले उसको निकाल के देखते हैं और ये चेक करते हैं कि ईवीएम में जो टोटल वोट है वो 17C से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उसके बाद ही उसको काउंट किया जाता है। तो ये सारा डेटा फर्जी होने का कोई संभावना नहीं है। केवल बात यही है कि उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए इनको अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बढ़िया करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। एक छोटी सी चीज देखिए, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। उस समय सारी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप फॉर्म 17C का डेटा वेबसाइट पे डाल दीजिए पोलिंग स्टेशन वाइज। उन्होंने मना किया, नहीं डाला। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने अपनी एक वेबसाइट बना के अपने पोलिंग एजेंट से लेके 17C का डेटा वेबसाइट पे डाल दिया, और किसी ने भी यह आरोप नहीं लगाया कि आम आदमी पार्टी इसलिए चुनाव हारी है क्योंकि वोटिंग के नंबर गलत हैं, क्योंकि वो 17C का डेटा तो केजरीवाल जी ने खुद ही डाला था वेबसाइट के ऊपर।
लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 17C का डेटा पॉलिटिकल वेबसाइट पर डाल सकती है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं डाल सकता? और चुनाव आयोग क्यों इस बात को जबरदस्ती लड़ने में लगा हुआ है कि नहीं, हम तो डेटा नहीं शेयर करेंगे आपके साथ? मैं ये मानता हूं हिमांशु जी कि पारदर्शिता हमेशा विश्वसनीयता को बढ़ाती है। जितना आप पारदर्शी कम होंगे उतना आपके ऊपर विश्वास कम होगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर आलोक शुक्ला की। पारदर्शिता विश्वसनीयता को बढ़ाती है। आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी के पास आना है, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हस्तक्षेप करने जाते हैं, पर हस्तक्षेप में इस पर भी रोशनी दीजिएगा। चुनाव आयोग पारदर्शिता के संदर्भ में इतना पक्षपाती रवैया क्यों अपना रहा है? वो वीडियो फुटेज भी नहीं देना चाहता, वो आंकड़े भी नहीं देना चाहता, और फिर भी चौहान साहब जैसा सुधी प्रवक्ता उसी चुनाव आयोग की पैरवी करते रहना चाहता है। बड़ा दिलचस्प है ना। हिमांशु जी, चुनाव आयोग की डिफेंस चुनाव आयोग ही करेगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ये कह रहे हैं कि एबनॉर्मली बहुत अधिक कई लाख मतदाता बढ़ गए, जब वो मतदाता बढ़ रहे थे, जब वो रिवीजन हो रही थी वोटर लिस्ट की, तब कांग्रेस के भी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता वहां पर पहरेदारी कर रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां पहरेदारी कर रहे थे, ऑब्जेक्शंस भी मांगी जाती हैं, अपील का समय भी दिया जाता है। साहब, अगर कहीं उसमें फर्जीवाड़ा होता तो अब तक पकड़ करके प्रताप भानु जी कागज लहरा रहे होते आपके पास। वोटर हैं तो बड़े हैं, नहीं होते तो प्रताप भानु जी कहते ये दिखाओ कहां है अब्दुल रामनाथ, कहां है डॉक्टर हिमांशु, कहां है? अरे जो हैं उनका जो है तो बड़े हैं, और अगर जैसे भी बड़े हैं। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी के संदर्भ में आपका मानना है कि जन समर्थन बढ़ा है, पर हमारी जानकारी तो यही बोलती है कि भाई आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी के साथ हैं, अखिलेश जी भी राहुल जी के साथ हैं, तेजस्वी भी राहुल जी के साथ हैं। तो बड़ा कैसे है? जो साथ थे वही तो साथ हैं। देखिए, जहां तक गठबंधन में चुके हैं तो आप ऐसा कह रहे हैं और इसमें कहीं से गलत नहीं है, ना तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने गलत कहा है। लेकिन गठबंधन में पहले भी रहते थे, जब राहुल गांधी विदेश जाते थे और बोलते थे, तब हम ये नहीं सुनते थे कि राहुल गांधी के बयान के समर्थन में इनके गठबंधन के साथी खड़े हुए हों। तब सबको डर लगता था उस सवाल का जवाब देने में कि विदेश की धरती से बोल रहे हैं, समर्थन कैसे करें। लेकिन आज लोगों को समझ में आया, खुल करके निडर होकर समर्थन कर रहे हैं। ये फर्क आया है, ये हम बोलना चाहते हैं। गठबंधन के साथी रह करके भी नहीं बोलते थे और आज बोलते हैं। दूसरी बात साथ साथ हम बोलते चले कि जो चुनाव को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के बात हो रही है महाराष्ट्र के संदर्भ में, वहां एक बिल्डिंग में राहुल गांधी ने कहा 7,000 वोटर हैं। इसका जवाब क्यों नहीं देता चुनाव आयोग? वहां पर राहुल गांधी मांग रहे थे कि हमें लिस्ट दीजिए, कौन वोटर का पता क्या है, नाम क्या है, सब कुछ वो नहीं बता। बोलते हैं डाटा दिया हुआ है, लेकिन डाटा दिया हुआ है, डाटा क्या कोई एक्सेस कर सकता है? किसी का नाम पता सबके साथ में, वो गलत बात है। वो नहीं एक्सेस, वो एक्सेस देना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आंकड़ा में झोल कहाँ है। आंकड़ा में झोल समझने के लिए पूरी सूची, नाम, पता इसके साथ आएगी, तभी पता, नहीं तो तभी पता चलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो महज इस बात पर उलझे रहने से कि राहुल गांधी विदेश में क्यों बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि देश में लोकतंत्र बचाए रखने की जिम्मेदारी जिस संस्थान पर है, अर्थात चुनाव आयोग, जिसकी जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना, उसकी प्रक्रिया में जितना ज्यादा पारदर्शिता रहेगी उतनी ही उसकी विश्वसनीयता रहेगी। सवालों से बचने की जगह अगर सवालों के उत्तर देने के संदर्भ में चुनाव आयोग सक्रिय रहेगा और अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा तो शायद राहुल गांधी के सवालों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। चौहान साहब की मदद की जरूरत चुनाव आयोग को नहीं रहेगी। क्या चुनाव आयोग अपने आप को इतना पारदर्शी बनाने के लिए तैयार होगा? ये सवाल है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा, हमें उस उत्तर का इंतजार रहेगा। पर समय अब आपसे इजाजत लेने का। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, उम्मीद बनाए रखना बड़ा जरूरी है। तो शायर कहता है कि कुछ कटी हिम्मत सवाल में उम्र, कुछ उम्मीदें जवाब में गुजरी। फानी बदायूनी ने जो ये बात कही है वो राहुल गांधी पर मुफीद है।
राहुल गांधी सवाल लगातार उठा रहे हैं, पर क्या उन्हें जवाब मिलेंगे ये हम देखेंगे। पर अब आपसे इजाजत लेंगे और कल फिर मिलेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। सादर प्रणाम।